अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। टुडे आई विल टेल यू कि आपने किस तरह से फिजियोलॉजी का वाइवा प्रिपेयर करना है। एंड मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स भी बताऊँगी कि कौन से इंपॉर्टेंट है, एंड देन कौन सा चैप्टर आपने किस बुक से करना है। बिकॉज यहाँ पे गाइडन भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं फिजियोलॉजी के लिए, और इसके अलावा फिर दोस्त भी यूज़ की जाती है और जेपी भी। तो यहाँ पे डिफरेंट बुक से हम लोग करते हैं, इस वजह से मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा चैप्टर कहाँ से करें तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है वाइवा के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे गाइडन खोली हुई है, ठीक है। गाइडन में आपने करना है ये जो आपका कार्डियक है ना यूनिट, आपके डिफरेंट यूनिट हैं, जैसे कि सेल हो गया, कार्डियक हो गया, देन ब्लड भी है, मसल्स भी हैं, और उसके अलावा रेस्पिरेशन आती है, ठीक है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल सुनता है ना वो कार्डियक मसल से, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो आपका जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो वाइवा में सुना जाता है, वो है कार्डियक। देन आता है सेल। सेल से सुनना बेसिक जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा सुना जाता है। और थर्ड पे आता है आपका रेस्पिरेशन। तो आपने इसमें से क्या करना है, आपने कार्डियक से और रेस्पिरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, और सेल और मसल एंड ब्लड इनमें से आपने थोड़ा थोड़ा करना है, और वो मैं बताऊंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। यहाँ पे जो चैप्टर है ना यूनिट 3 गाइटन में, चैप्टर 9, ठीक है। गाइटन का यूनिट 3 है, चैप्टर 9 है। इसमें से आप करें ये चैप्टर कंप्लीट करें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। गाइडन से, अगर आपने गाइडन से नहीं पढ़ा, आपने जेपी से पढ़ा तो वहाँ से कर लें, लेकिन जो मैं टॉपिक बता रही हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है। कार्डियक मसल की फिजियोलॉजी यहाँ पे, ठीक है। फिर एनाटमी, यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ याद रखिए, कार्डियक मसल के सेंसेशियम, एज अ सेंसेशियम एक्ट कर रहा होता है, तो क्या है सेंसेशियम के तौर पर किस तरह से, ठीक है। यहाँ इसके अलावा आप देख लें यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल, ये टॉपिक है, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सुना जाता है। देन आता है हमारे पास ये इसकी जो रेंजेस है ना, ठीक है, कितने ये डीपोलराइजेशन कितनी होती है, डीपोलराइजेशन कितनी होती है, ये रेंजेस बहुत ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि फिजियो का वाइवा हमेशा कॉन्सेप्चुअल होता है, ठीक है। आपने भी कॉन्सेप्ट बनाने हैं, यहाँ पे रेंजेस वगैरह हर चीज़ याद रखनी है, ठीक है। देन ये एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग, इसमें ना आपने कैल्शियम आयन का क्या फंक्शन है, ये टी ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स का, ये आपने याद रखना है। देन कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। इसकी सिस्ली क्या है, डायसिस्ली क्या है, उसके अलावा कितनी बीट्स होती हैं, पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन जो है डायसिस्ली, ये सारा, ठीक है। ये कंप्लीट इसकी इसकी जो फेजेस आती है ना कार्डियक साइकिल की, वो आप यहाँ से कर लें। ये एक पूरा ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे फेजेस में आपको बना के दिखाई हुई हैं, पेज 108 पे गाइटन में, ठीक है। यहाँ से कर लें, यहाँ से बहुत अच्छा हो जाएगा। देन आता है आपके पास फंक्शन ऑफ वेल्स भी करने हैं, ठीक है। ये मैं कह रही हूँ ये पूरा कंप्लीट चैप्टर आप घोल के पी लें, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा इसमें पूछा जाता है, मीटर वेल्स क्या हैं, एरोटिक वेल्स क्या हैं, ठीक है। हार्ट साउंड्स, हार्ट, ये सारा पता होना चाहिए इसका। देन यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लोड, प्री लोड, ये बहुत ज़्यादा सुना जाता है, ये आपको पता हो। देन आता है ये फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी पूछते हैं। उसके बाद आप ये कर्व्स वगैरह छोड़ दें, इसमें ज़्यादा नहीं पूछेंगे। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म का ओवरव्यू ले लें कि आप ये है क्या, ठीक है। इसमें से यहाँ पे ये देखें, ये इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ पोटाशियम एंड कैल्शियम आयन ऑन हार्ट फंक्शन, यहाँ पे आप थोड़ा सा ये पढ़ लीजिएगा, इसका पोटाशियम और कैल्शियम का हार्ट के फंक्शन में क्या होता है। एंड देन इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन हार्ट फंक्शन, यानी टेम्परेचर की वजह से क्यों हार्ट बढ़ रहा होता है, कम हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है हार्ट के लिए, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद ये इसमें से रिदमिकल एक्साइटेशन ऑफ द हार्ट है ना, इसको आप रहने दें, इसको ना करें, इसको ना आप फिर दोस्त से कर लेंगे ये वाला चैप्टर। फिर दोस्त में छोटी छोटी डेफिनेशंस, ये आपको परकिंजी फाइबर और ये कितना ड्यूरेशन, इसमें ना सिर्फ ये कंडक्टिव सिस्टम जो है ना उसकी याद रखनी है कि इसमें साइनस, एसी नोड क्या है, एवी नोड क्या है, इनके दरमियान डिले कितना होता है, परकिंजी फाइबर, इनके फंक्शंस या इनके प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें वो आपको फिर दोस्त में बहुत अच्छा मिल जाएगा, फिर दोस्त से कर लेंगे वाला चैप्टर। मैंने आता है आपके पास ये ईसीजी,
नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। वहाँ पे एक मैंने आपको स्टार्ट में आपको बताया था ये कार्डियक साइकिल वाला, और एक ये दूसरा चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। पूरी ईसीजी नॉर्मल ड्रा भी करवा सकते हैं, ठीक है, अब नॉर्मल भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आती हैं। फिर इसमें जो कर्व्स हैं, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इनके दरम्यान जो डिस्टेंस होता है, डीपोलराइजेशन वेव कौन सी किसको शो कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसमें डीप से डीप पूछेंगे आपसे, ठीक है, तो आपको उसी मतलब उसी तरह से आपको प्रिपेयर होना चाहिए, ये बहुत अच्छे से। ये एक पेज ये है, ठीक है, गाइटन का, एक ये दो यहाँ तक, बस ये 2 पेज, अगर यहाँ तक आप कर लेना इस चैप्टर के ये 2 पेज, आपका बहुत अच्छा ईसीजी प्रिपेयर हो जाएगा। उसके अलावा ये चेस्ट लीड और लिंग लीड ये करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बाद में आपको फाइनल ईयर में भी पढ़ने पड़ जाएंगे, तो आपको फर्स्ट ईयर में इतना नहीं सुनते ये। दैन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंटरप्रिटेशन, इस चैप्टर को छोड़ देंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कार्डियक एरिथमियास एंड देयर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है जितना ईसीजी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इधर ईसीजी की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, तो ईसीजी की एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। इसमें टैकीकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फिरदौस से करेंगे ना, फिरदौस में इसकी कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सिंपल अगर एग्जामिनर पूछ लेता है ना कि ब्रेडिकार्डिया क्या है, तो आप बता दोगे कि क्या है, ठीक है। उसके फिर कॉजेज़ पूछेगा, कॉजेज़ भी बता दोगे, फिर वो कॉजेज़ की भी अंदर डिटेल में जाएगा, तो फिरदौस में तो इतनी नहीं है डिटेल, आप कहाँ से करोगे। अगर उसने पूछ लिया ब्रेडिकार्डिया एथलीट्स में क्यों होता है, इसकी क्या रीज़न, ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है, गाइटन से। अगर आपके पास गाइटन नहीं है, आप ऐसे करो, फ्रेंड्स के ग्रुप बना लो, जैसे कि 4 फ्रेंड्स ऐसे बना लो, वो आपस में चैप्टर या टॉपिक डिवाइड कर लें, ठीक है। एक बच्ची एक टॉपिक पूरा रीड करे बहुत अच्छे से, फिर आप उसे डिस्कस करो अपने दरमियान, उससे ना आपकी अच्छी तैयारी होगी, कॉन्सेप्ट बनेंगे अच्छे। फिर आता है ये, यहाँ पे देखें, साइनस एरिथमिया, ये आपने करना है। एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी ब्लॉक, ठीक है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं ये सारी करनी है। इनकम्प्लीट, कंप्लीट, सेकेंड डिग्री, ये सारी आपने करनी है। स्ट्रोक, यहाँ पे एक है स्ट्रोक एडम सिंड्रोम, ये भी करना है आपने। देन ये इनकम्प्लीट एवी ब्लॉक, फिर आता है ये प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, ये आप बेशक ना करें, इसको छोड़ दें, इसका कोई ख़ास नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ है लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ये कर लें, ठीक है, बस इस चैप्टर में से इतना कर लें, आपका हो जाएगा। देन यहाँ पे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन सिर्फ पता हो, ठीक है, पूरा रीड नहीं करना, इसको आपको पता हो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे एट्रियल फ्लटर, ये देखें, ये एट्रियल फ्लटर है, ये क्या है ये आपको पता हो। फिर है कार्डियक अरेस्ट आपको पता हो, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा इसमें से कर लें। ये यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। सर्कुलेशन में आपने जस्ट शॉक करना है, ठीक है, शॉक और उसकी टाइप्स, इतना काफ़ी है, आपको डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें मैं देख लेती हूँ अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको करने वाली हो, बिकॉज ये थ्योरी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है आपका, इसमें नहीं इतना वाइव में इतना सर्कुलेशन से नहीं पूछा जाता, आप इसको आप सीवीएस को अच्छे से करो, ठीक है, सर्कुलेशन को आप रहने दो। इसके बाद हमारे पास आता है ब्लड, अब ब्लड में से मैं बताती हूँ, ब्लड में से ना मेरे 5 ईयर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे बहुत मतलब अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किया था, ब्लड को मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, और ब्लड का आपका इतना है सिलेबस, हीमाटोलॉजी का इतना है, इतने मतलब डिटेल्स, अगर आप देखने बैठ जाइए, ये चैप्टर पढ़ने बैठ गए, तो आपको आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और बाकी सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ पाओगे अच्छे से। तो आपने यही करना है कि ब्लड में से ना बहुत कम करना है, ठीक है, ज़्यादा पूरा का पूरा नहीं लेके बैठ जाना, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि आरबीसीज का नॉर्मल काउंट कितना होता है, ठीक है, मेल में, फीमेल में एंड इन्फेंट्स में, ठीक है। और अगर मेल्स में ये फीमेल में या मेल में किस में ज़्यादा होते हैं, अगर ज़्यादा होते हैं तो इसकी क्या रीज़न है, ठीक है, ये पता हो। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये वाइट ब्लड सेल्स WBCs, इनके भी नॉर्मल काउंट, प्लेटलेट्स, इन सब के नॉर्मल काउंट्स आपको पता हो, ठीक है। अगर किसी में ज़्यादा हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं।
इसके अलावा अगर ब्लड में आपने करना है तो हीमोग्लोबिन का कर लें, ठीक है। हीमोग्लोबिन नॉर्मल काउंट कितना होता है, ठीक है, फीमेल में और मेल में कितना होता है। उसके अलावा आयरन की क्वांटिटी देख लें कितनी होती है। देन इसमें देख लें आप आरबीसीज का जो 120 डेज़ का वो है लाइफ टाइम, उसकी कितनी है, ठीक है, हाफ हाँ, ये 120 डेज़ उस इसकी ये कर लें। देन इसमें से क्या करना है आपने, ये जेनेसिस हिमोपोइसिस ये सारी चीज़ें रहने दें आप। और इसकी ना पैथोलॉजी जैसे कि एनीमिया है, ठीक है, एनीमिया कर लें, इसकी टाइप्स कर लें। एनीमिया की टाइप्स के अलावा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वगैरह ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ये देखें, ये लाइफ स्पैन है इसका, ये आपको पता होना चाहिए 120 डेज़ है। और लाइफ टाइम जो लाइफ इसका स्पैन है ये पूरा करने के बाद आरबीसीज कहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं ये आपको बताओ। उसके बाद ये यहाँ पे ये देखें पॉलीसाइथेमिया का टॉपिक है, ये आपने ये ज़रूरी नहीं है मैं गाइटन दिखा रही हूँ आपको, बिकॉज मैंने गाइटन से किया, गाइटन से कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। आपने जहाँ से किया है आप वहीं से कर लें। ये एनीमियाज का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। आप अगर हो सके तो इसमें से कम करना और सीवीएस से ज़्यादा करना। उसके बाद ब्लड में से बस इतनी चीज़ें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ज़्यादा चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है। मैं कुछ देख लेते हैं अगर कुछ है तो। यहाँ पे एक था विटामिन के, विटामिन के का आप रोल पढ़ लेना कि विटामिन के इसमें क्या इम्यूनिटी में क्या रोल प्ले कर रहा होता है। और यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपको पूछ लेते हैं कि RH सिस्टम पूछ लेते हैं। और उसके अलावा इसका कौन सा यूनिवर्सल डोनर क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है, ठीक है, ये चीज़ें पूछ लेते हैं, ज़्यादा इसमें से भी नहीं पूछते। और ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस क्या है ये आपको पता हो, ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस ये पता हो। और ऑटोग्राफ्ट्स क्या होते हैं, आइसोग्राफ्ट्स क्या होते हैं, एलोग्राफ्ट्स क्या होते हैं, जीनोग्राफ्ट्स, ये इन सब का डिफरेंस आपको पता हो। यहाँ पे ब्लड में से इतना कर लें मोर देन इनफ है। इसके अलावा अगर आपने सेल बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है, अच्छे से करना है, सेल का मैं आपको बता रही हूँ कि आप यहाँ से कर लो फिर 2 से। सेल में से ना बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, टू द पॉइंट पूछते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर आप फिर 2 से कर लोगे ना आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बाकी मतलब यहाँ से आप जेपी से करना चाहते हैं तो जेपी से भी कर लें, लेकिन अब सारा कुछ गाइडन से मत करने लग जाना, क्योंकि गाइडन बहुत टाइम मांगती है। अगर आप इस पर इतना टाइम वेस्ट कर दोगे ना फिर आपको बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो आप ऐसे करो यहाँ से, क्योंकि आपने एफएससी में भी ये पढ़ा हुआ है सेल, तो सेल में से जो क्वेश्चन सुनते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं। अगर आप यहाँ से फिर 2 से कर लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, फिर 2 से ये, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जहाँ से आपने पहले पढ़ा है, थ्योरी के लिए पढ़ा है, आप वहाँ से कर लें, इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ पे आपने सेल में एक तो आपने सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को डिटेल से पढ़ना है। सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, इसकी लिपिड बाइलेयर, ठीक है। फीडबैक आपको आनी चाहिए, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। उसके अलावा सेल वाल, ठीक है, सेल वाल की कंपोजिशन, सेल वाल होती क्या है ये आपको पता हो। देन यहाँ पे ऑर्गेनेलिस लिखे हुए हैं, ऑर्गेनेलिस में ये सारी सेल की पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ये सारे, और इनके क्या क्या फंक्शन रहेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, देन लाइसोसोम्स, ये आपको इनके फंक्शंस आने चाहिए। ये पूछते हैं कि गोल्गी एपरेटस का क्या फंक्शन होता है, तो आपको ये पता हो। ये सारे पेरोक्सिसोम्स, ठीक है, सेक्रेटरी वेसिकल, राइबोसोम्स, इन सब का पता होना चाहिए फंक्शन। ऑर्गेनेलिस का ये पूछा जाता है। देन आपके पास फंक्शन ऑफ सेल क्या है, ठीक है, इसमें इंजेक्शन, डाइजेशन, ये सारा। उसके अलावा एंडोसाइटोसिस क्या है, इसकी टाइप्स, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, ये आपको अच्छे से पता हो, ठीक है। इसमें से सेल में से जस्ट इतना कर लें काफ़ी है। देन ये RNA जो है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी टाइप्स, और इसमें से मैसेंजर RNA का ज़्यादा पूछते हैं कि मैसेंजर RNA का फंक्शन बताएं। उसके बाद सेल यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मेम्ब्रेन और नर्व और मसल, ठीक है, इसमें से अगर आपने वैल्यूज़ करनी है, ये फिर उसमें आपको चार्ट दिया हुआ है, इसमें सोडियम, पोटाशियम और ये ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की और pH, ये वैल्यूज़ हैं, ये मैंने मार्क की यहाँ पे कर ली, इसको कर लें, ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी इतनी नहीं पूछते।
और यहाँ पे बाकी ये जो है ना मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, ये अच्छे से करें, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल, देन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, ये सारी चीज़ें। एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। ये स्टेजेस हैं एक्शन पोटेंशियल, ये लिखा हुआ है, रेस्टिंग स्टेज, डीपोलराइजेशन स्टेज, डीपोलराइजेशन, ये यहाँ पे आप कर लीजिएगा। स्पाइक पोटेंशियल आता है ये। उसके अलावा रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, ये आपको पता हो। देन माइलिन शीट क्या होती है, नोड्स ऑफ रेनवियर क्या होते हैं, और साल्टेटरी कंडक्शन क्या होती है, ये पता हो। देन आपके सार्कोमेयर के बारे में पूछ लेते हैं। यहाँ पे स्केलेटल मसल्स में सार्कोमेयर क्या है। यहाँ पे अगर मसल्स में डिफरेंस पूछ सकते हैं कि स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल में डिफरेंस बताएं, तो वो मैंने आपको जीएबी भी बताया था, जनरल एनाटॉमी में। अगर वहाँ से आपने अच्छे से कर लिया तो यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही एक ही जगह से तैयार कर लें, अच्छा है। यहाँ पे एक इसके ना कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म पूछ लेते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म और ये वाक लॉन्ग थ्योरी, ये पूछी जाती है, ठीक है, ये पता हो आपको। ये उसके बाद आपको ट्रांसफर टीटीब्यूल्स, ये इसका फंक्शन क्या है, और यहाँ पे फास्ट वे स्लो फाइबर्स, इसका पता हो कि ये क्या होते हैं। फिर यहाँ पे मोटर यूनिट की डेफिनेशन का पता हो, मोटर यूनिट क्या है, बाकी आप छोड़ दो। और यहाँ पे टेक्नाइजेशन क्या होती है, ठीक है। और ये रिगर मॉर्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे टाइम पे मुझे एग्जामिनर ने कहा था कि अगर आप रिगर मॉर्टिस का सुना देते हैं ना तो आपको मैं हाईएस्ट मार्क्स दूंगा। तो इस तरह से भी वो पूछते हैं क्वेश्चन कि ये मुझे बता दें। यहाँ पे स्मूथ मसल में से ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का पता होना चाहिए आपको, क्या है पूछा जा सकता है। देन अगर आपको स्मूथ मसल पूछते हैं, स्मूथ मसल में से ये पूछेंगे कि स्मूथ मसल बॉडी में किस किस जगह पे होते हैं, मतलब जीआईटी में होते हैं, कहाँ कहाँ, ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं। वॉल ऑफ गट, बाइल डक्ट, यूरेटर, यूट्रस वगैरह, ये जहाँ यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। स्मूथ मसल का फंक्शन, ये स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं पूछेंगे, इसको आप छोड़ दो, सिर्फ फंक्शंस क्या होता है स्मूथ मसल, ये आपको आने चाहिए। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया मसल्स का यूनिट। मसल का भी मैंने बता दिया, सेल का भी बता दिया, और इसका भी सीवीएस का भी बता दिया, ब्लड का भी। अब रहती है सिर्फ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को ना आपने यहाँ से जेपी से करना है, ठीक है। जेपी में बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप यहाँ से कर लें, ठीक है। अगर आपने यहाँ से नहीं करना, गाइटन से करना है, तो गाइटन भी बहुत अच्छी है, बट आपके टाइम के अकॉर्डिंग है कि अगर आप गाइटन से कर लेते हैं इजीली तो गाइटन से कर लें, अदरवाइज़ यहाँ से कर लें, यहाँ से मोर देन इनफ है, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ पे चैप्टर 118 में है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस, ये आपको पता हो, कफ रिफ्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे स्नीजिंग रिफ्लेक्स क्या है, ये पूछते हैं। रिफ्लेक्स आपको सुनाने की कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्वेलिंग या डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स, ये आपको पता हो। देन इसमें से फिजियोलॉजी में से इसको छोड़ दें, पल्मोनरी सर्कुलेशन चैप्टर है, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपने क्या करना है, इसको छोड़ दें, इसमें से कुछ नहीं पूछते। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में ये जो मूवमेंट्स है ना थोरेसिक केज की, इसमें स्पेशली ये पंप हैंडल मूवमेंट और बकेट हैंडल, ये आप कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। देन मूवमेंट्स ऑफ लंग्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है वाइवे के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा सर्फेक्टेंट है क्या, और सर्फेक्टेंट का फंक्शन क्या है, ये आपको पता हो यहाँ पे। फिर आता है कंप्लाइंस की डेफिनेशन। कंप्लाइंस कितनी टाइप्स की होती है, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्लाइंस, और यहाँ पे कंप्लाइंस होती क्या है, उसके अलावा सारा बाकी छोड़ दें। यहाँ पे ये जो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये फुल चैप्टर इंपॉर्टेंट मीन्स यहाँ पे लंग वॉल्यूम्स एंड लंग की कैपेसिटीज़ और इनकी रेंजेस, नॉर्मल रेंजेस, ये लाजमी याद रखनी है। यहाँ पे ये टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सारे, ठीक है, लंग की कैपेसिटीज़ और उनके वॉल्यूम। उसके अलावा यहाँ पे इतने ज़्यादा ये मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है। स्पायरोमीटर क्या होता है, स्पायरोमीट्री क्या होती है, इसका पता हो, ये वाली चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। देन आ जाता है वेंटिलेशन क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या है। देन डेड स्पेस, ये सारी डेफिनेशन पूछते हैं। डेड स्पेस किस तरह से होती है, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। बाकी ये मेजरमेंट छोड़ दें, मेजरमेंट आपसे नहीं पूछेंगे।
यहाँ पे इंस्पायर्ड एयर, एल्वियोलर एयर, एक्सपायर्ड एयर, इस चैप्टर को छोड़ दें, इसमें से कुछ ना करें। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ठीक है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये सारे ये जो मैकेनिज्म बने हुए हैं ना, ये आपसे पूछते हैं, इसकी वैल्यूज़ पूछते हैं। ये जैसे यहाँ पे कंसनट्रेशन इसकी लिखी हुई है ऑक्सीजन की, ये कितनी होती है आर्टीरियल एंड पे, वेनस एंड पे या टिश्यूज़ में, ये सारी पूछते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट क्या है, ये चैप्टर आपने कंप्लीट करना है और बहुत अच्छे से करना है। और इसके अलावा एक और चैप्टर है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ये किस किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये भी चैप्टर आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। ये 2 चैप्टर आपने कंप्लीट करने हैं यहाँ से। इसके अलावा रेस्पिरेशन से ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, सिर्फ इनके नाम पता हो कि कौन कौन ये नर्वस मैकेनिज्म में कौन कौन से सेंटर होते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर और मेड्यूलर सेंटर, ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, इसका बस इतना पता होना चाहिए, नेम पता होना चाहिए, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको छोड़ दें, बाकी केमिकल मैकेनिज्म भी छोड़ दें। डिस्टर्बेंस में ये सारी टर्म्स आनी चाहिए, टेकिपनिया, ये पोलिनिपिया और ये हाइपोवेंटिलेशन, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। डिस्निया, ये क्या है, हाइपर वेंटिलेशन क्या है, हाइपोवेंटिलेशन क्या है, हाइपरनिया क्या है, ये टर्म्स आनी चाहिए आपको। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, एपनिया, हाइपोक्सिया इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये देखें, ये हाइपोक्सिया आप करेंगे यहाँ से डेफिनेशन, और उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है। यहाँ पे हाइपोक्सिया कितनी टाइप्स का होता है, ये सारा, ठीक है। डिटेल ना करें, नाम लाजमी पता हो, बस इसमें से रेस्पिरेशन से इतना कर लें, बहुत है। अगर कोई चीज़, कोई क्वेरी आपके कोई भी क्वेश्चन हो, इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो, तो आप बिला झिझक, विदाउट एनी हेसिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।